इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम मार्च सेकंड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं वो इस वीडियो के थ्रू अपने मार्च सेकंड वीक के सभी करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं, और जो एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स देखते हैं वो इस वीडियो से अपने मार्च सेकंड वीक के सभी करंट अफेयर्स को रिवाइज जरूर करें। यदि आप ESIC UDC का फेज़ 1 यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो करंट अफेयर्स फंडा द्वारा प्रोवाइड कराई गई मॉक टेस्ट को आप जरूर अटेम्प्ट करें। फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है हमारी ऐप पर। यदि आपको अच्छे लगे तो आप इसको बाय भी कर सकते हैं। प्राइस बहुत ही कम रखा गया है, 111 रुपये रखा गया है। इसीलिए रखा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें इनरोल कर सकें और इसका फ़ायदा ले सकें। और टेस्ट देखिए 20 टेस्ट है, 8 फुल लेंथ टेस्ट हैं और 12 मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट हैं, जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, करंट अफेयर्स, स्ट्रेटजी के, इकोनॉमी, ये सब टेस्ट इसमें इंक्लूड हैं। तो ये आपको केवल इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि आगे भी जो एग्ज़ाम होंगे उनमें भी आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि यहीं तक सीमित रह जाएंगे। आगे कोई एग्ज़ाम होगा उसमें आपके फ़ायदे करेंगे। स्ट्रेटजी के तो हमेशा सदाबहार है, वो तो आपसे कुछ भी पूछा सकता है ना, तो उसके क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन। तो यदि आप लेना चाहें तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है ये आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएगा। इसके लिए यदि आप हमारा PDF कोर्स बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट हो हमारे PDF कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। R. Ashwin became India's second highest wicket taker in Test after surpassing which legendary bowler's record? पूछ रहे हैं कि R. Ashwin किस महान गेंदबाज के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट में भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, कपिल देव। तो देखिए, मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ भारत ने जो अपना पहला टेस्ट मैच जीता है उसी में R. अश्विन ने ये उपलब्धि हासिल की है और ये इंडिया के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट में, और इन्होंने कपिल देव के 434 विकेट को जो है पार कर लिया है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि रविचंद्रन अश्विन ने ये कारनामा 85th टेस्ट मैच में किया है और कपिल देव ने 131 गेम्स में ये कारनामा किया था। तो देखिए, अश्विन ने 85 मैच में 436 विकेट अभी इनके हो गए हैं और कपिल देव जी के 131 मैच में 434 विकेट्स हैं। पहले नंबर पर अनिल कुंबले हैं, 132 मैच और 619 विकेट्स। ये हम भारत की बात कर रहे हैं। बाकी आपको जानना चाहिए, यदि हम टॉप 10 लिस्ट की बात करें तो उसमें अब अश्विन 9th पोजीशन पर आ गए हैं। यदि हम ओवरऑल बात करें टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाली लिस्ट में तो टॉप 10 में अब अश्विन की एंट्री हो गई है, 9th पोजीशन पर ये आ गए हैं। यदि हम इस लिस्ट में टॉप 4 देखें तो सबसे ऊपर मुथैया मुरलीधरन है, जिन्होंने 133 मैच खेले हैं और 800 विकेट इनके नाम है। दूसरे नंबर पर शेन वॉर्न है, 708 विकेट्स इनके नाम है। फिर एंडरसन है और फिर है कुंबले 4th पायदान पर, 4th पोजीशन पर। President Ramnath Kovind inaugurated the Arogya Vanam at the President's estate. It has been developed in the shape of. पूछ रहे हैं कि रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति संपदा में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया, इसे किस आकार में विकसित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और ही आंसर ऑप्शन ए है, योग मुद्रा। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने प्रेसिडेंट स्टेट में आरोग्य वनम को इनोग्रेट किया है, हाल ही में इसको डेवलप किया गया है। आपको जानना चाहिए 6.6 एकड़ में ये आरोग्य वनम फैला हुआ है और इस पूरे वन की, इस पूरी प्रॉपर्टी की जो शेप है वो ह्यूमन सिटिंग इन द योगा मुद्रा, यानी कोई व्यक्ति योगा मुद्रा में बैठा हुआ है, इस तरह की शेप है। आप ये देख भी सकते हैं, ये फेस हो गया और ये हाथ है और ये योग मुद्रा में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई ह्यूमन बैठा हुआ है, इस तरह की शेप में है। तो इसमें 215 तरह की हर्ब्स एंड प्लांट्स हैं जो कि आयुर्वेदा में यूज़ की जाती है मेडिकल पर्पस के लिए। व्हाट इज़ द थीम ऑफ डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक 2022 बीइंग सेलिब्रेटेड फ्रॉम March 7 to 11, 2022?
7 से 11 मार्च 2022 तक मनाए जा रहे डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2022 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, आउटरीच एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मना रहा है इसको 7 से 11 मार्च के बीच में, डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक। थीम मैंने आपको बता दिया, आउटरीच एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। अच्छा, आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 14 से 18 फरवरी के बीच फाइनेंशियल लिटरेसी वीक भी ऑब्जर्व किया था और इसका थीम रहा था गो डिजिटल गो सिक्योर। साथ ही एनपीसीआई ने 1 से 7 फरवरी के बीच में यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक भी सेलिब्रेट किया है। तो ये तीनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारती एयरटेल हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड? भारती एयरटेल ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, एक्सिस बैंक। तो भारती एयरटेल और एक्सिस बैंक, जो कि इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये दोनों ही मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं जो भारती एयरटेल के सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए। तो इसमें कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, प्री अप्रूव्ड इंस्टेंट लोन्स दिए जाएंगे, बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन दिया जाएगा और भी कई तरह की सर्विसेज इसमें दी जाएंगी। बाकी आपको जानना चाहिए एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी हैं और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। इंडिया ग्लोबल फोरम एनुअल समिट हेल्ड इन विच सिटी? इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? ये आपसे पूछा गया है और सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु कर्नाटक में इंडिया ग्लोबल फोरम, इसको जो है इसको ये होस्ट किया गया है बेंगलुरु द्वारा और पहली बार है जब इंडिया में इसको जो है आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा? इंडिया इंक ग्रुप के द्वारा, जो कि एक लंदन बेस्ड पब्लिशिंग हाउस है। तो यही इस फोरम को होस्ट करता है। तो ये 3rd एडिशन है। इससे पहले ये 2 एडिशन रही हैं, एक दुबई में हुआ है, एक यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन इंडिया टू कम अप इन विच सिटी? पूछ रहे हैं कि भारत में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, हैदराबाद। तो सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि भारत में अपना लार्जेस्ट डेटा सेंटर ये हैदराबाद में इस्टेब्लिश करेंगे और ये 3 साइट पर फैला हुआ होगा। एक तो चंदन वैली, एक एलिकाट्टा और तीसरा है कोत्तूर। और तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर इसको स्थापित किया जाएगा। बाकी आपको जानना चाहिए ये जो डेटा सेंटर है ये भारत में 4th होगा माइक्रोसॉफ्ट का। इससे पहले पुणे, मुंबई और चेन्नई में भी माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर मौजूद हैं। Who is the author of the book titled The Queen of Indian Pop, The Authorized Biography of Usha Uthup? तो ये जो बुक है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, इस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? सही आंसर ऑप्शन ए है, सृष्टि झा। देखिए इस चीज़ को आप देखिएगा, ये जो बुक है ना द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथुप, ये ओरिजिनली हिंदी में लिखी गई है और हिंदी में इसका टाइटल रहा उल्लास की नाव। तो हिंदी में इस बुक को लिखा है विकास कुमार झा ने। अब इनकी डॉटर ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और इस बुक का नाम दिया है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथुप। तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है और इसको लिखा है सृष्टि झा ने। तो दोनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा। एवरी ईयर नो स्मोकिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? हर साल धूम्रपान निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 2nd वेडनेसडे ऑफ मार्च। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसको वेडनेसडे नहीं कहते, ये तो खैर बेसिक सी बात है, फिर भी जो एस्पिरेंट नहीं जानते हैं इसको वेडनेसडे नहीं कहते, ये डी इसमें नहीं प्रोनाउंस होता है, इसको बोलते हैं वेंसडे, 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 नॉट वेडनेसडे। तो देखिए नो स्मोकिंग डे ये मार्च महीने के 2nd वेडनेसडे को मनाया जाता है, जो कि इस बार 9 मार्च को आपका सेलिब्रेट या ऑब्जर्व किया जा रहा है। 2022 में इसका क्विट योर वे। इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फॉर 4 व्हीलर्स विद 121 चार्जिंग पॉइंट्स हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? तो पूछ रहे हैं कि 121 चार्जिंग पॉइंट के साथ 4 पहिया वाहनों के लिए भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस शहर में लॉन्च किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, गुरुग्राम।
तो इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है जो कि सेक्टर 86 गुरुग्राम में ओपन हुआ है और इसकी कैपेसिटी है 121 चार्जिंग पॉइंट्स हैं इसकी 4 व्हीलर्स के लिए। तो काफ़ी बड़ा सेटअप है, आप समझ सकते हैं। 121 चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो भी 4 व्हीलर्स के लिए। तो इसको इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है। 75 AC, 25 DC और 21 हाइब्रिड चार्जिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जिनकी कैपेसिटी है कि एक दिन में 1000 कार्स को ये चार्ज कर सकता है। The 2-day long Study in India 2022 मीटिंग was inaugurated in 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 की बैठक का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? सही आंसर ऑप्शन बी है, ढाका, बांग्लादेश। तो 2 दिन की है ये स्टडी इन इंडिया 2022 मीटिंग, इसको ढाका बांग्लादेश में इनोग्रेट किया गया है। किसके द्वारा? बांग्लादेश की एजुकेशन मिनिस्टर हैं डॉक्टर दीपू मोनी और जो बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर है विक्रम दोराईस्वामी, इन दोनों के द्वारा। The 2022 edition of the Mobile World Congress opened in which country? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का 2022 संस्करण किस देश में शुरू हुआ है? सही आंसर ऑप्शन ए है, स्पेन। तो 2022 का एडिशन जो है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का, ये बार्सिलोना स्पेन में ओपन हुआ है और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन GSMA द्वारा। तो इसमें जो लीडिंग स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं वर्ल्ड में, जैसे सैमसंग, वन प्लस, गूगल, ये अपनी अपकमिंग डिवाइसेस और टेक्नोलॉजीज के बारे में यहाँ पर बताते हैं। प्रियंका नुटक्की इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? तो प्रियंका नुटक्की का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध चेस से है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए क्यों चर्चा में है। 19 साल की प्रियंका नुटक्की, ये जो है नेशनल विमेन चेस चैंपियनशिप में यहाँ पर जो है इन्होंने फाइनल में अपना प्लेस सिक्योर किया और इन्होंने 2348 की जो रेटिंग होती है जो है ना, तो इसको प्राप्त कर लिया और इसी के साथ ही इंडिया की 23rd विमेन ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। जो ईलो रेटिंग होती है ना, वो ईलो पॉइंट रेटिंग, वो इतनी प्राप्त कर ली उन्होंने 2348 और ये इंडिया की 23rd विमेन ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। आपको जानना चाहिए ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव? किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की है? ऑप्शंस आपके सामने है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट या फिर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सही आंसर ऑप्शन डी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने डोनेट अ पेंशन प्रोग्राम इसको लॉन्च किया है। किसके तहत? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना के तहत। जो भी व्यक्ति हैं, जो उनका सपोर्ट स्टाफ होता है, हेल्पर होते हैं, कोई जैसे घरों में जो काम वाले होते हैं या फिर जो गार्डन की सफाई वगैरह रखते हैं, उसकी मेंटेन करके रखते हैं, तो वो जो सपोर्ट स्टाफ होता है, तो उनके पेंशन के लिए व्यक्ति जो है अपने कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह की स्कीम है। तो देखिए जो ये है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। 18 से 40 साल तक के एज ग्रुप के लिए है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो वो 660 रुपये से 2400 रुपये तक हर साल जो है इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस योजना के तहत। और जब वो 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद उनको कम से कम 3000 रुपये पर मंथ की पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तो ये जो स्कीम है PMSYM, इसी के तहत इसे डोनेट अ पेंशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। Which ministry launched समर्थ इनिशिएटिव ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे 2022? पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर किस मंत्रालय ने समर्थ पहल की शुरुआत की है? सही आंसर ऑप्शन ए है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो इंटरनेशनल वीमेंस डे 2022, इसके अवसर पर यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME नारायण तात्या राणे और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर MSME भानु प्रताप सिंह वर्मा, इन्होंने मिलकर एक स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर विमेन इसको लॉन्च किया, जिसका नाम है समर्थ। यानी एंटरप्रेन्योरशिप के जो या फिर स्किल डेवलपमेंट के तहत जो भी स्कीम्स हैं या किस तरह के प्रोग्राम हैं, तो उनमें महिलाओं को थोड़ा कंसेशन दिया जाएगा और उनको उनकी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। इस तरह से ये स्कीम कहती है, जानेंगे। तो देखिए इस स्कीम के तहत जो 20% सीट्स हैं जो गवर्नमेंट द्वारा फ्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो उसमें 20% सीट्स जो हैं वो महिलाओं को एलोकेट की जाएंगी। इसी के साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो
हमारे देश में या फिर विदेश में जो एग्जीबिशंस होते हैं तो उनमें भारत की ओर से कई तरह के बिजनेस डेलीगेशंस जाते हैं, बिजनेस ग्रुप्स जाते हैं यहाँ पर उन एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उसमें 20% वे कंपनियां जाएंगी या वे MSME जाएंगी जिनकी जो मालिक हैं वो महिलाएं हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है जो एनुअल प्रोसेसिंग फ़ी है उस पर 20% का हम डिस्काउंट देंगे उन सभी MSMEs पर जिनकी मालिक जो है कोई महिला है। तो ये बात यहाँ पर की गई है। Which countries T. Rajakumar has been appointed as the president of the Financial Action Task Force FATF? पूछ रहे हैं कि किस देश के टी राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सही आंसर ऑप्शन डी है सिंगापुर। तो देखिए सिंगापुर के टी राजा कुमार, इनको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF इसका प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। आपको जानना चाहिए 1 जुलाई से ये अपनी इस कार्यकाल को संभालेंगे और 2 साल के टर्म के लिए इनकी ये अपॉइंटमेंट की गई है और ये जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लेयर इनको सक्सीड करेंगे। फिलहाल जो है ये हैं, इनको सक्सीड करेंगे 1 जुलाई को। बाकी आप जानना चाहिए कि पहली दफ़ा है ऐसा जब सिंगापुर को FATF की प्रेसिडेंसी मिली है। बाकी अगर हम बात करें FATF के बारे में, इम्पोर्टेंट है आपको जानना चाहिए, इसकी स्थापना जुलाई 1989 में हुआ था ग्रुप ऑफ 7 समिट के दौरान जो कि पेरिस में हुई थी। तो इसका मतलब इसका वही उद्देश्य रहता है, आपने सुना भी होगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक है, उस तरह के केसेस को देखना कोई, और यदि कोई कंट्री आतंकवाद को जो है आतंकवाद को बढ़ावा देती है या फिर पैसे का यूज़ आतंकवाद को बढ़ाने में करती है तो उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाती है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और यदि हम इसकी बात करें तो 1 साल में 3 बार इसकी मीटिंग होती है और 39 इसके टोटल मेंबर हैं, जिनमें कि 37 तो मेंबर जुरिसडिक्शंस हैं यानी कि मेंबर कंट्रीज़ हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। एक तो 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में एक तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है और एक है यूरोपियन कमीशन EC। साथ ही आपको जानना चाहिए इसका सेक्रेटेरिएट जो है ये OECD का हेडक्वार्टर्स है पेरिस में, यहीं पर इसी के हेडक्वार्टर्स में इसका भी सेक्रेटेरिएट जो है मौजूद है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD। प्रसार भारती हैज साइंड एन MOU विद विच ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म टू एक्सपैंड ग्लोबल रीच। पूछ रहे हैं कि प्रसार भारती ने वैश्विक पहुंच का विस्तार करने के लिए किस ओवर द टॉप यानी कि OTT प्लेटफॉर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है यप टीवी। एक बात आपको जाननी चाहिए, OTT की फुल फॉर्म क्या होती है। हम सभी सुनते हैं OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम वीडियोस, ये सभी। तो OTT की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है, ओवर द टॉप इसकी फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर यप टीवी है, ये एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि कई सारे देशों में अपने कार्यक्रम प्रसारित करता है। इसके साथ प्रसार भारती ने, जो कि इंडिया का पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, इसने एक MOU साइन किया है। तो इस MOU के तहत अब USA, UK, यूरोप, मिडिल ईस्ट, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इसमें जो यप टीवी के जो देखने वाले लोग हैं वो DD इंडिया भी देख सकेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए प्रसार भारती, इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और ये एक स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी है जिसको पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा सेटअप किया गया था और दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो इसी के ही अंग है, इसी में ही शामिल हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए शशि शेखर वेम्पति, ये प्रसार भारती के CEO हैं। और हाल ही में हमने पढ़ा है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने प्रसार भारती के साथ एक MOU साइन किया है सैलरी अकाउंट्स के लिए। Which place did India secure in International Shooting Sport Federation ISSF World Cup 2022 in Cairo, Egypt? तो कायरो में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने कौन सा स्थान सुरक्षित किया है या सिक्योर किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है फर्स्ट। तो देखिए भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 जो कि कायरो इजिप्ट में हुआ है। पहली रैंक भारत की यहाँ पर आई है, पहला स्थान भारत ने प्राप्त किया है और टोटल 7 मेडल्स भारतीय टीम ने यहाँ पर जीते हैं,
जिसमें कि 4 गोल्ड, 2 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। दूसरे स्थान पर नॉर्वे रहा 3 गोल्ड के साथ, और तीसरे स्थान पर फ्रांस रहा जिसने 3 गोल्ड जीते हैं। इसने भी 3 ही गोल्ड जीते हैं, जबकि नॉर्वे ने यहाँ पर 3 गोल्ड, एक सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बाकी आपको जानना चाहिए इंडियन विमेंस टीम जो कि 25 मीटर पिस्टल इवेंट में शामिल रही, राही सरनोबत, ईसा सिंह और रिदम सांगवान, इन तीनों ने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो पूछा जा सकता है इन तीनों के नाम में से किसी एक को लेकर कि ये किस स्पोर्ट से या फिर गेम से संबंधित है, तो आपको जानना चाहिए ये सभी शूटर्स हैं। द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन हैज डेप्लॉयड पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा एट विच IIT। पूछ रहे हैं कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को किस IIT में तैनात किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, IIT रुड़की। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने परम गंगा नाम का जो सुपर कंप्यूटर है इसको IIT रुड़की में डिप्लॉय किया है, और इसकी सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी है 1.66 पेटाफ्लॉप्स। आपको जानना चाहिए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा शुरू किया गया है, और इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी कि CDEC और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। और हाल ही में हमने पढ़ा था कि कंट्री का हमारा मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा, इसको IISc बेंगलोर में कमीशन किया गया है। Reliance Industries has announced the opening of the Jio World Center in which of these cities? Reliance Industries ने इनमें से किस शहर में जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, और सही आंसर ऑप्शन सी है, मुंबई। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि इंडिया का लार्जेस्ट बिजनेस, कॉमर्स एंड कल्चरल डेस्टिनेशन यानी कि जियो वर्ल्ड सेंटर ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई महाराष्ट्र में ओपन होगा। Which bank ranked number 1 in super affluent category at Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey 2022? यूरोमनी प्राइवेट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्वे 2022 में सुपर एफ्लुएंट श्रेणी में कौन सा बैंक नंबर 1 पर रहा है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने फिर से यूरोमनी प्राइवेट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्वे 2022 में जो है बाजी मारी है, और इसको बेस्ट प्राइवेट बैंकिंग सर्विसेज इन इंडिया के रूप में इसको सम्मानित किया गया है। विच स्टेट अनाउंस द सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वीमेन? किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, और सही आंसर ऑप्शन ए है। तो हरियाणा राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए 1.77 लाख करोड़ रुपीस का बजट पेश किया है, और इसी के तहत स्टेट असेंबली में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन इसको अनाउंस किया है। जो भी महिलाएं नेशनल या फिर इंटरनेशनल स्पेयर्स में अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, तो उनको इस सुषमा स्वराज अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही हरियाणा गवर्नमेंट ने मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम इसको भी अनाउंस किया है, जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। तो इसके तहत ऐसी महिलाएं जिनकी फैमिली एनुअल इनकम ये 5 लाख रुपए से कम है, उनको सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कराया जाएगा 3 लाख रुपए तक का। बाकी आप जानते हैं हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। नेम द RBI's 24/7 हेल्पलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट्स। डिजिटल भुगतान के लिए RBI की 24/7 हेल्पलाइन का नाम बताएं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, DG साथी। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर DG साथी इस तरह की एक पेमेंट सिस्टम्स से संबंधित एक हेल्पलाइन लॉन्च की है, जिसमें कि यदि कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम हो अपने कार्ड से संबंधित या फिर पेमेंट्स ट्रांजैक्शन से संबंधित, तो DG साथी इस हेल्पलाइन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये 2 लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश और हिंदी। इसके बाद इसको और लैंग्वेजेस में भी बढ़ाया जाएगा, और टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर, एक शॉर्ट कोड भी है, साथ ही वेबसाइट भी RBI ने यहाँ पर लॉन्च की है।
तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं डिजिसाथी विल असिस्ट यूजर्स विद देयर क्वेरीज ऑन डिजिटल पेमेंट्स वाया वेबसाइट एंड चैटबॉट फैसिलिटी and through toll-free calls where user can dial or call out the options products for which the information is required। तो किसी भी तरह से टोल फ्री नंबर हो या फिर शॉर्ट कोड या फिर वेबसाइट पर जो है आपको चैटबॉट वगैरह मिल जाएंगे। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन विच डेट। पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल यानी BBIN मोटर वाहन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 15 जून 2015 को। देखिए ये इसलिए चर्चा में, ये मैप आप देख सकते हैं, ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल ने एक मीटिंग की है जिसके तहत इन्होंने डिस्कस किया है कि किस तरह से BBIN मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट इसको ऑपरेशनलाइज किया जाए, और इसमें भूटान ने ऑब्जर्वर के रूप में पार्टिसिपेट किया है। एक तो आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए BBIN इसकी, ठीक है। तो जो ये बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट है, तो ये इन चारों देशों को कनेक्ट करता है ताकि जो कार्गो है कोई या फिर पैसेंजर हैं वो जो है इन सभी एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर जो है ट्रांसफ़र हो सके। तो ये जो एग्रीमेंट है इसके लिए ये 15 जून 2015 को साइन किया गया था। तो इसकी हाल ही में मीटिंग हुई है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। Which country's Rizwana Hassan has been selected for the International Women of Courage Award for 2022? किस देश की रिजवाना हसन को 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की इन्वायरमेंटल लॉयर हैं रिजवाना हसन, इनको इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड फॉर 2022 इसके लिए सेलेक्ट किया गया है। देखिए वैसे तो 12 महिलाओं को ये अवार्ड दिया जाना है और उनमें से ये रिजवाना हसन भी शामिल हैं। तो ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि पड़ोसी देश है बांग्लादेश, और यहाँ की यदि कोई व्यक्ति किसी इंटरनेशनल स्पेयर में आता है तो वो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो हमारी पड़ोसी कंट्रीज़ हैं। कई बार पूछा भी जाता है इस तरह के क्वेश्चन। तो बांग्लादेश की लॉयर है रिजवाना हसन, और 12 लोगों को दिया गया जिनमें कि एक रिजवाना हसन भी शामिल है। किसके द्वारा दिया जाता है? US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा, ऐसी महिलाओं को जिन्होंने अपनी कम्युनिटी में चेंजेस लाए हों। बाकी आप देख सकते हैं इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2007 बाय द US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। Which bank has committed a $150 million loan for strengthening the healthcare infrastructure in the country in association with IPE Global in the aftermath of the pandemic? किस बैंक ने IPE Global के सहयोग से देश में स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए $150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? सही आंसर ऑप्शन बी है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने यहाँ पर IPE Global के साथ मिलकर $150 मिलियन का लोन जो है कमिट किया है। किस लिए? भारत में जो कोरोना पैंडेमिक है तो इसकी वजह से जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूत करने के लिए। और किसके द्वारा दिया जाएगा? ये समृद्ध हेल्थ केयर ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी के थ्रू। आपको जानना चाहिए जो ये समृद्ध है ये एक इनिशिएटिव है जिसको सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID। और हाल ही में हमने पढ़ा है कि इंडिया का डिजिटल इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए एयरटेल और एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप की है। हु टुक ओवर एज कमांडेंट ऑफ एयरफोर्स एकेडमी? वायुसेना एकेडमी के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है। तो एयर मार्शल बी चंद्रशेखर, इन्होंने एयरफोर्स एकेडमी में कमांडेंट के रूप में टेक ओवर किया है। इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है मार्च 10। तो देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस ये 10 मार्च को सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये पहली बार है जब ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। आपको बता दें 28 अप्रैल 2021 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था कि 10 मार्च को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये जो रिजोल्यूशन है ये कतर द्वारा फॉरवर्ड किया गया था और भारत सहित कई सारे देशों ने इसको स्पॉन्सर किया था। इसका थीम है जस्टिस विद अ जेंडर पर्सपेक्टिव। साथ ही आपको जानना चाहिए BV नागरत्ना, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सिटिंग जज हैं
और ये 2027 में फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग पार्टनर्ड विद विच कंट्री टू ड्राइव ऑगमेंटेड रियलिटी स्किलिंग अमंग द इंडियन यूथ। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने भारतीय युवाओं के बीच ऑगमेंटेड रियलिटी स्किलिंग के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है स्नैप इंक। तो जो इंडियन यूथ हैं वो ऑगमेंटेड रियलिटी से रूबरू हो सकें, इस तरह की स्किल्स वो सीख सकें, इसके लिए अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने स्नैप इंक के साथ अपनी पार्टनरशिप अनाउंस की है। आपको बता दें स्नैप इंक एक ग्लोबल कैमरा कंपनी है जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी के क्षेत्र में कार्य करती है। Who has been selected to represent India at the 2041 Climate Force Antarctica Expedition? 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है आरुषि वर्मा। तो आरुषि वर्मा जो कि पिस्टल और ट्रैप शूटिंग में नेशनल लेवल शूटर हैं और मल्टी टाइम स्टेट एंड नदर्न इंडिया चैंपियन एंड नेशनल मेडलिस्ट हैं, साथ ही एक एक्टिव एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं। तो ये 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपीडिशन में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। विच कंट्री लॉन्च्ड नूर 2 मिलिट्री सैटेलाइट? तो नूर 2 किस देश का सैन्य उपग्रह है या किसने लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है ईरान। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गई है, इसको मैं सही कर दूंगा पीडीएफ में। विच कंट्री लॉन्च्ड नूर 2 मिलिट्री सैटेलाइट? इस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन ए है ईरान। तो ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स, इन्होंने सेकंड मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है नूर 2। और इससे पहले फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट भी इनके द्वारा लॉन्च की गई थी अप्रैल 2020 में, जिसका नाम है नूर, पर्शियन में बोले लाइट। Which mutual fund has launched a women-led financial empowerment initiative लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी? किस म्यूचुअल फंड ने महिलाओं के नेतृत्व वाली वित्तीय सशक्तिकरण पहल लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन डी है HDFC म्यूचुअल फंड। तो HDFC म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर एक वुमेन-लेड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया है लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी, जिसके तहत जो वुमेन इन्वेस्टर्स हैं उनको किसी वुमेन फाइनेंशियल एक्सपर्ट से मिलवाया जाएगा जो कि उन विमेन इन्वेस्टर्स को जो है उनकी जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करेंगी, उनको गाइड करेंगी। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड कौशल्य मातृत्व योजना? पूछ रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना की शुरुआत की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है कौशल्य मातृत्व योजना। तो इसके तहत वे सभी वीमेन जो दूसरी कन्या को जन्म देंगी उनको 5,000 रुपये की फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। बाकी आपको जानना चाहिए छत्तीसगढ़ की गवर्नर अनुसुईया उइके है, यहाँ की कैपिटल है रायपुर। अगर हम छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ स्ट्रेटजी की बात करें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपको जानना चाहिए चित्रकूट फॉल्स यहाँ पर है, इसे नायग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तीरथगढ़ फॉल्स यहाँ पर है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कैलाश केव्स, कुटुम्बसर केव्स, भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अचानकमार टाइगर रिजर्व, उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये सभी छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। Who has been appointed as the chairperson of National Financial Reporting Authority? पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है AB पांडे। तो देखिए अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इन्होंने फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी AB पांडे यानी कि अजय भूषण पांडे, इनको नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी कि NFRA इसका चेयरपर्सन नियुक्त किया है। आपको जानना चाहिए NFRA ये इंडिया की इकलौती इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर है और 3 साल के लिए इनको चुना गया है या फिर 65 एज, दोनों में से जो भी पहले हो, या तो पहले 65 एज की हो जाए या फिर 3 साल इनकी इस पोजीशन पर हो जाए, तो जो भी पहले होगा उतने पीरियड तक इनको चुना गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए प्रवीण कुमार तिवारी और स्मिता जिंगरान,
इनको इस NFRA का फुल टाइम मेंबर भी अपॉइंट किया गया है। अच्छा, हाल ही में हमने एक और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट देखी कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल को नेक्स्ट TTSAT चेयरपर्सन बनाया गया है। TTSAT का मतलब है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल। Which country will host a virtual meeting of agriculture ministers from the G7 countries? कौन सा देश G7 देशों के कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी करेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है, जर्मनी। तो जर्मनी की जो सरकार है उसने अनाउंस किया है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इसको समझने के लिए G7 कंट्रीज़ के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स हैं उनकी एक वर्चुअल मीटिंग हम लोग होस्ट करने वाले हैं। आपको जानना चाहिए G7 के बारे में, यानी कि ग्रुप ऑफ 7, ये एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स शामिल है। साथ ही यूरोपियन यूनियन के भी इसमें जो है रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं। और ये किसी ट्रीटी पर बेस्ड नहीं है, ना ही इसका कहीं पर सेक्रेटेरिएट या फिर ऑफिस या फिर हेडक्वार्टर्स है, ये आपको जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि G7 का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो 3 लोकेशन दी गई थी और डी ऑप्शन था नन ऑफ दी अबव, तो वही सही होना था, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि इसका सेक्रेटेरिएट कहीं पर भी नहीं है, परमानेंट सेक्रेटेरिएट कहीं नहीं है। तो यदि ऑप्शन आ जाए कि जेनेवा या फिर पेरिस या फिर वियना और डी आ जाए नन ऑफ दी अबव, तो आंसर होगा नन। साथ ही आपको जानना चाहिए 2014 तक कुछ समय के लिए इसको G8 के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि रशिया भी इसमें शामिल था। लेकिन उसके बाद जब रशिया ने इलीगली क्रीमिया को अनेक्स किया, उसके बाद रशिया को इस ग्रुप से रिमूव कर दिया गया और ये बन गया G7। Which of the following launched a program for improving quality of PSU बैंक बोर्ड्स? निम्नलिखित में से किसने PSU बैंक बोर्डों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी होगा, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत एक ऑटोनोमस बॉडी है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो यानी कि BBB, इसने जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो उनके डिसीजन में जो है डिसीजन कैपेसिटी अच्छी हो सके और वो बोर्ड जो है मैनेजमेंट बोर्ड एकदम व्यवस्थित हो, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है ताकि उसकी जो बैंक बोर्ड्स हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके। और इसको नाम दिया इन्होंने 9 मंथ का है ये डायरेक्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जो भी किसी बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो वो उनको ये जो है डायरेक्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम इसमें अपने आप को इनरोल करना होगा और कई तरह की उनको चीज़ें इसमें बताई जाएंगी, कई तरह की बातें उनको बताई, किस तरह से फैसले आपको लेने हैं और क्या क्या स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए ताकि और इम्प्रूवमेंट आ सके, जो उनका निर्णय लेने की जो कैपेसिटी है उसमें जो है सुधार देखे जा सकें। बाकी आपको जानना चाहिए बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के बारे में। जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इनके हेड होते हैं ना, उनके इंटरव्यू वगैरह या फिर उन जो नॉमिनेशन होते हैं वो यही मांगता है, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ही मांगता है। उसके बाद फिर ये जो है रिकमेंड करता है सरकार को कि हमने इन्हें चुना है, आप इस पर मंजूरी दे सकते हैं। इसकी स्थापना साल 2016 में हुई थी। नेम द ऑफिशियल पार्टनर फॉर टाटा IPL 15। टाटा IPL 15 के ऑफिशियल पार्टनर का नाम बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, रुपे। तो इंडियन प्रीमियर लीग गवर्निंग काउंसिल IPLGC, इन्होंने रुपे जो कि NPCI का प्रोडक्ट है, इसको टाटा IPL 15 के लिए ऑफिशियल पार्टनर नियुक्त किया गया है। और 9 फरवरी को हमने देखा था कि टाटा ग्रुप ये IPL का 2022 और 23 सीजन के लिए टाइटल स्पॉन्सर बना है। इसने चाइनीज सेल फोन मेकर वीवो को रिप्लेस किया। तो ये तो हो गया टाइटल स्पॉन्सर, और रुपए क्या हो गया आपका ऑफिशियल पार्टनर। वर्ल्ड किडनी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व किडनी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च। तो वर्ल्ड किडनी डे ये हर साल जो मार्च का महीना है उसमें जो सेकेंड थर्सडे आता है उस दिन मनाया जाता है। तो इस साल 2022 में यह आया आपका 10 मार्च को, और इस बार इसका थीम रहा 2022 में किडनी हेल्थ फॉर ऑल।
द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन विच स्टेट। पूछ रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल की स्थापना को मंजूरी दी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है गुजरात। तो देखिए यूनियन कैबिनेट की एक मीटिंग हुई जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा चेयर्ड किया गया, अध्यक्षता की गई। तो इन्होंने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इसकी स्थापना जामनगर गुजरात में की जाए, इसको अपनी मंजूरी दे दी है। और इसी के लिए WHO और भारत ने, इंडिया ने होस्ट कंट्री एग्रीमेंट भी साइन किया है। आपको बता दें जो ये WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन आने वाला है, बनने वाला है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत इस्टेब्लिश किया जाएगा। The SEBI increased the public debt investment limit for payments through the UPI mechanism to rupees- from rupees 2 lakh currently। पूछना है कि सेबी ने UPI मैकेनिज्म के माध्यम से भुगतान के लिए सार्वजनिक ऋण निवेश सीमा को वर्तमान में 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 5 लाख रुपीज़। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो डेट सिक्योरिटीज़ बाय करना चाहते हैं और बाय करने के लिए जब वो पेमेंट देंगे UPI के थ्रू, तो उसकी लिमिट को 2 लाख से बढ़ाकर अब 5 लाख कर दिया है सेबी ने। और हाल ही में हमने देखा था कि सेबी की चेयरपर्सन बनी है माधवीपुरी बुच 3 साल के लिए। यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर लॉन्च द वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर एंड इनोवेशन पार्क। तो केंद्रीय विद्युत मंत्री, उनका नाम आपको बताना है। इन्होंने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क लॉन्च किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है RK सिंह। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर RK सिंह, इन्होंने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर एंड इनोवेशन पार्क इसको लॉन्च किया है। आपको जानना चाहिए जो ये स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर है इसको पावर ग्रिड द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। तो जो भी स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए इस तरह का एक वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर बनाया गया है, यानी कि उसकी टेस्टिंग के लिए। कोई भी स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी है उसकी टेस्टिंग के लिए। बैंकिंग टेक यूनिकॉर्न जेटा एंड विच ऑफ द फॉलोइंग अनाउंस्ड अ 5-year ग्लोबल पार्टनरशिप। पूछना है कि बैंकिंग तकनीक यूनिकॉर्न जेटा और निम्नलिखित में से किसने 5 साल की वैश्विक साझेदारी की घोषणा की है। सही आंसर ऑप्शन डी है मास्टर कार्ड। तो देखिए बैंकिंग टेक यूनिकॉर्न है जेटा, इसने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर एक 5 साल की ग्लोबल पार्टनरशिप जो है साइन की है, जिसके तहत जेटा और मास्टर कार्ड ये दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च करेंगे। आपको जानना चाहिए मास्टर कार्ड के CEO माइकल मैबैक है और हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट रफीक तरार पास्ट अवे। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का निधन हो गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है पाकिस्तान। तो देखिए पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं मोहम्मद रफीक तरार, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको जानना चाहिए पाकिस्तान के 9th प्रेसिडेंट रहे हैं 1998 से और 2001 तक। विच बैंक लॉन्च्ड हाउस वर्क इज वर्क इनिशिएटिव। किस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क पहल की शुरुआत की है। सही आंसर ऑप्शन सी है एक्सिस बैंक। तो देखिए जो अर्बन एरियाज हैं उसमें जो वर्क फोर्स है यानी कि जो काम करने वाले जो लोग हैं उनमें जो एजुकेटेड वुमेन हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है। तो इसीलिए एक्सिस बैंक ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है हाउस वर्क इज़ वर्क, जिसका मकसद ये है कि जो महिलाएं हैं, इस तरह की जो एजुकेटेड महिलाएं हैं, वो अपने प्रोफेशनल कैरियर को फिर से ज्वाइन कर सके। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ एक्सिस बैंक प्रोवाइड कराता है। और हाल ही में हमने देखा है कि एक्सिस बैंक और IPE ग्लोबल, इन दोनों ने ही भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए $150 मिलियन का लोन दिया है। साथ ही हमने देखा था कि एयरटेल और एक्सिस बैंक, इन्होंने इंडिया के डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक पार्टनरशिप की है। तो एक्सिस बैंक हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में रहा है
और ये 3 न्यूज़ मैंने आपको एक्सिस बैंक से संबंधित बताई हैं, इसको आप याद रखिएगा। Who has been appointed by Lupin as brand ambassador for its शक्ति कैंपेन? ल्यूपिन ने अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, मैरी कॉम। तो देखिए फार्मा कंपनी है ल्यूपिन लिमिटेड, इसने 6 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन और ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मैरी कॉम को अपने शक्ति कैंपेन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। Southern Petrochemical Industries Corporation Limited has set up a floating solar project in which state? Southern Petrochemical Industries Corporation Limited ने किस राज्य में एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, तमिलनाडु। तो देखिए एक जानी मानी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर कंपनी है सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसने एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, जिसे कि भारत का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बताया जा रहा है, इसको थूथुकुडी तमिलनाडु में जो है सेटअप किया है। और कहा जा रहा है कि ये 42 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर एनम जनरेट कर सकता है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टैलिन, इनके द्वारा इस यूनिट को इनोग्रेट किया गया है। और ये जो सोलर प्लांट है इसका मालिकाना हक है ग्रीनम एनर्जी के पास, जो कि एएम इंटरनेशनल की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन March 8, 2022 कंडक्टेड अ डॉलर रूपी स्वैप ऑक्शन ऑफ व्हाट अमाउंट? पूछ रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 मार्च 2022 को किस राशि की डॉलर रुपए की स्वैप नीलामी आयोजित की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, 5 बिलियन यूएस डॉलर। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 बिलियन यूएस डॉलर की 2 साल के लिए एक डॉलर रूपी स्वैप ऑक्शन कंडक्ट की है। तो इसको एक बार पर देखिए समझेंगे, पहले मेरे साथ आप देखिएगा। एज पार्ट ऑफ इट्स लिक्विडिटी मैनेजमेंट इनिशिएटिव लीडिंग टू इन्फ्यूजन ऑफ डॉलर्स एंड सकिंग आउट ऑफ द रूपी फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम। किस लिए? आरबीआई चाहता है कि जो सिस्टम है, जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है या फिर जो पूरी हमारी इकोनॉमी है ना, इसमें डॉलर्स तो डाल दिए जाएं, डॉलर्स तो इन्फ्यूज़ कर दी जाए और रूपी रूपी को जो है वहाँ से वापस खींच लिया जाए। तो द सेंट्रल बैंक्स मूव विल रिड्यूस द प्रेशर ऑन इन्फ्लेशन एंड स्ट्रेंथन द रूपी। देखिए जब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाता है, रूपी का सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है ना, महंगाई भी बढ़ती है, इन्फ्लेशन का रेट जो है बढ़ने लगता है और रूपी जो है कमज़ोर हो रहा है। आप सभी जानते हैं तेल की कीमतों की वजह से रूपी काफ़ी गिर रहा है, ठीक है, डॉलर के मुकाबले। तो इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए आरबीआई ने क्या किया है? 2 साल का एक डॉलर रूपी स्वैप ऑक्शन कंडक्ट किया है और कितनी वैल्यू का? 5 बिलियन यूएस डॉलर का। अब जानेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। द आरबीआई सोल्ड 5.135 बिलियन यूएस डॉलर टू बैंक्स एंड साइमल्टेनियसली एग्रीड टू बाय बैक द डॉलर्स एट द एंड ऑफ द स्वैप सेटलमेंट पीरियड। When the central bank sells dollars, it sucks out an equivalent amount in rupees, thus reducing the rupee liquidity in the system. Dollar inflow into the market will strengthen the rupee. देखिए आरबीआई ने किया क्या है? आरबीआई ने बैंक्स को 5 बिलियन यूएस डॉलर तो दे दिए हैं, आरबीआई के पास जो रिजर्व है डॉलर्स का, तो आरबीआई ने बैंकों को 5 बिलियन यूएस डॉलर तो दे दिए हैं और बैंक से इतनी ही अमाउंट के जो रुपीस हैं वो ले लिए हैं। तो बैंकों से पैसा अब आरबीआई के पास आ गया है ना, और बैंक के पास क्या चला गया? डॉलर चला गया। तो ये जो 5 बिलियन यूएस डॉलर है, लगभग ये बैठेगा आपका 37 या 38 हज़ार करोड़, है ना। तो इतने करोड़ रुपए बैठेंगे, 37,000 या फिर 38,000 करोड़ रुपए बैठेंगे। तो इतना तो आरबीआई ने बैंक से ले लिया है और बदले में क्या दिया है? 5 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि डॉलर में दिया है और रुपी में वापस लिया है। तो अब क्या होगा? इससे जो रुपी का सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगा। उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन को जो है टेम किया जा सकता है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। और इसी के साथ जब जो डॉलर है ना, वो मार्केट में आ गया है ना, तो उससे क्या होगा? जो डॉलर जो हमारा रुपी है वो ज़्यादा डॉलर के मुकाबले जो है हमारा जो रुपी है वो ज़्यादा ना तो गिरेगा और ना ही ज़्यादा कमज़ोर होगा। तो ये होता है इसका फ़ायदा। अच्छा, यहाँ पर लिखा है 2 ईयर, तो ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए किया जाता है।
है ना। अब क्या होगा, 2 साल के बाद आरबीआई फिर इसको रिवर्स कर लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं द स्वैप एक्शन कैन बी डन इन द रिवर्स वे ऑल्सो व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी इन द सिस्टम। द आरबीआई देन बाइज डॉलर्स फ्रॉम द मार्केट एंड रिलीजेस एन इक्विवेलेंट अमाउंट इन द रुपीज। जब आरबीआई को ये लगे कि मार्केट में रुपी का सर्कुलेशन काफ़ी कम हो रहा है, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, तब आरबीआई क्या करेगा, ये जो पैसे लिए ना ये वापस बैंकिंग सेक्टर में डाल देगा और बैंक से वापस डॉलर ले लेगा। आई होप आप इस चीज को समझ गए। इसको बोलते हैं डॉलर रूपी स्वैप ऑक्शन। द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट शैल बी रेगुलेटेड अंडर विच सेक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। पूछ रहे हैं कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की किन धाराओं के तहत विनियमित किया जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है, सेक्शंस 45L एंड 45N। जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में विस्तार से। तो देखिए, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट यानी कि NABFID एक्ट 2021, इसको भारत के राष्ट्रपति द्वारा 28 मार्च 2021 को मंजूरी मिली थी और ये 19 अप्रैल 2021 से लागू हुआ है। आपको बता दें NABFID इसको एज ए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि DFI के रूप में सेटअप किया गया है ताकि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इसको डेवलप किया जा सके, इसको सपोर्ट किया जा सके। आपको जानना चाहिए NABFID इसको एज अ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन AIFI के रूप में रेगुलेट और सुपरवाइज किया जाएगा आरबीआई के द्वारा अंडर सेक्शन 45L एंड 45N ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। एक तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। साथ ही आपको जानना चाहिए कि ये एक्सिम बैंक, नाबार्ड, NHB और सिडबी, इनके बाद 5th AIFI जो है ये बन जाएगा। तो हाल ही में बैंक के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था कि टोटल कितने ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उसमें ऑप्शंस भी आए हुए थे। तो इसलिए ये वाली जो पॉइंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इट शैल बी द 5th AIFI आफ्टर एक्सिम बैंक, नाबार्ड, NHB एंड सिडबी। Who has been appointed as the whole-time member at the Insurance Regulatory and Development of India IRDAI। पूछ रहे हैं कि भारतीय बीमा नियामक और विकास में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, राकेश जोशी। तो देखिए, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने राकेश जोशी को इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया IRDAI इसका होल टाइम मेंबर फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट नियुक्त किया। डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, अथॉरिटी रह गया यहाँ पर। आपको जानना चाहिए 3 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट की गई है और जो IRDAI है ये एक 10 मेंबर बॉडी है जिसमें एक चेयरमैन होता है और 5 होल टाइम मेंबर्स होते हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, फिलहाल करंट टाइम में कोई भी चेयरमैन इस एजेंसी का नहीं है। पिछले साल मई से ही कोई भी नियुक्त नहीं किया गया है। हु वॉन साउथ कोरियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है। सही आंसर ऑप्शन सी है, यून सुक येओल। तो यून सुक येओल इन्होंने अपने चीफ राइवल जो हैं ली जाई म्यूंग इनको हरा दिया है और अब ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बनेंगे। आपको जानना चाहिए साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। Which state has bagged the top rank in the Scotch State of Governance rankings? पूछ रहे हैं कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष रैंक हासिल की है। सही आंसर ऑप्शन डी है, आंध्र प्रदेश। देखिए, आंध्र प्रदेश फिर से स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग्स में टॉप की पोजीशन पर आया है। 2nd पोजीशन वेस्ट बंगाल को मिली है, 3rd पोजीशन उड़ीसा को मिली है, गुजरात 4th पोजीशन पर है और महाराष्ट्र 5th पोजीशन पर है। आप सभी जानते हैं स्कॉच जो कि एक न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है, इसने ये रैंकिंग बनाई है स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग और आंध्र प्रदेश में लगातार दूसरी बार पहली पोजीशन पर आया है। कैटलीन नोवाक हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री।
पूछ रहे हैं कि कैटलीन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। सही आंसर ऑप्शन सी है, हंगरी। तो हंगेरियन जो पार्लियामेंट है इसने कैटलीन नोवाक को फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है और ये जानुस एडर को सक्सीड करेंगी। आपको जानना चाहिए हंगरी के बारे में। ये एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी किसी भी तरह से सी या फिर ओशन से ये टच नहीं करती है। आप देख भी सकते हैं कहीं भी यहाँ पर कोई सी या ओशन से ये टच नहीं कर रही है इनको। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रोएशिया है, तो यहाँ पर जो है ये वाटर बॉडी से कनेक्टेड है। रोमानिया है, ये भी इधर वाटर बॉडी से कनेक्ट है। तो ये सब लैंडलॉक कंट्री नहीं है। हंगरी को अगर देखें तो कहीं पर भी ये वाटर बॉडी से कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए क्या है, लैंडलॉक कंट्री है। इसकी जो कैपिटल है बुडापेस्ट, इसको दानुबे रिवर ये दो भागों में बाइसेक्ट करती है, बांटती है, ये आपको जानना चाहिए। और जो हंगरी है इसकी करेंसी है हंगेरियन फॉरेंट। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ एक और ये भी जानिएगा। देखिए यूक्रेन जो है चर्चा में है, जैसे चल रहा है आजकल, तो यूक्रेन किन किन देशों से बाउंड्री शेयर करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये रशिया से तो करता ही है, बेलारूस है आपका, पोलैंड है। देखिए पोलैंड के साथ कितनी बड़ी बॉर्डर है। ज़्यादातर जो लोग हैं माइग्रेंट हैं वो पोलैंड की तरफ ही जा रहे हैं। और यहाँ पर स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है और मोल्डोवा है, ठीक है। और इधर आप देख सकते हैं ब्लैक सी भी है, तो ये सी ऑफ अजो है, तो इनके साथ ये कनेक्टेड है यूक्रेन। तो जो इस तरह के पेपर होते हैं ना आपके स्टेट लेवल के होते हैं या फिर पीसीएस होता है, वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 4 ऑप्शन देकर कि कौन सी कंट्री यूक्रेन से बॉर्डर शेयर नहीं करती है। विच प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि पीपीआई इश्यूअर हैज़ बिकम द फर्स्ट टू अचीव आरबीआईज पीपीआई इंटरऑपरेबिलिटी गाइडलाइंस। पूछ रहे हैं कि कौन सा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारीकर्ता आरबीआई के पीपीआई इंटरऑपरेबिलिटी दिशा निर्देशों को पूरा करने वाला, फुलफिल करने वाला पहला बन गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, लिवक्विक। तो देखिए लिवक्विक ये फर्स्ट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इश्यूअर बन गया है जिसने की फुल इंटरऑपरेबिलिटी जो है अचीव कर ली है, जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन सभी को कहा था, जो भी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको कहा था। देखिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, जैसे आपका पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, क्रेडिट कार्ड और ये डेबिट कार्ड, ठीक है, ये सभी आपके क्या होते हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अच्छा, इनमें क्या होता है, ये भी अलग अलग तरह के होते हैं। ओपन होते हैं, ओपन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, और क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, इस तरह से होते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए कि आरबीआई ने कहा था कि जो भी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इश्यूअर हैं, ये जो इंटरऑपरेबिलिटी है इसको 31 मार्च 2022 तक जो है अचीव कर लें। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक सिस्टम जो है किसी दूसरे सिस्टम के साथ लिंक हो जाना, यानी कि एक सिस्टम की जानकारी आप दूसरे सिस्टम से भी ले सकें। जैसे आप ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं ना, एक फ़ोन का दूसरे फ़ोन से फिर फाइल ट्रांसफ़र होती है, तो वही जब ब्लूटूथ कनेक्ट होता है तो थोड़ा टाइम लेता है ना, प्रोसेसिंग चल रही होती है, दूसरे पहचान रहा होता है, उसके बाद जब पहचान लेता है एक बार फिर आपकी फ़ाइल ट्रांसफ़र होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर है। अब जैसे एक हम एग्जांपल ले, जैसे अमेज़ॉन पे का लेते हैं, तो अमेज़ॉन पे से आपको पेमेंट करना है, तो अमेज़ॉन पे में आपकी जो है मान लीजिए यूपीआई आईडी नहीं है, तो उसमें एक आता है कि अदर यूपीआई आईडी। तो यदि आपके पास अपनी फ़ोनपे वाली यूपीआई आईडी है तो आप फ़ोनपे वाली डाल देते हैं उसमें और आपका पेमेंट हो जाता है ना। तो क्या हुआ, वो कनेक्ट हो रखा है फ़ोनपे के साथ भी, तो वो क्या होता है, इंटरऑपरेबिलिटी है। विच बैंक हैज साइंड एन MOU विद सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड टू प्रोवाइड एनर्जी एक्सेस टू द अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन। पूछ रहे हैं कि किस बैंक ने वंचित आबादी को ऊर्जा की पहुंच प्रदान करने के लिए सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, कर्नाटका बैंक। तो देखिए कर्नाटका बैंक ने एक MOU यानी कि मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सेल्को सोलर लाइट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसके तहत ये अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन को एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो सके, इसकी कोशिश करेगा। तो इसमें कर्नाटका बैंक किस तरह से सहयोग करेगा, जो सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड है, इसको जो भी सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स खरीदने होंगे उसमें कर्नाटका बैंक इनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा।
बाकी कर्नाटका बैंक के बारे में आपको जानना चाहिए, MD एंड CEO महाबलेश्वर MS है, हेडक्वार्टर्स मंगलोर में है, टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। टोनटेक हैज़ रोल्ड आउट इट्स वॉइस से UPI डिजिटल पेमेंट्स फॉर फीचर फोन यूजर्स इन पार्टनरशिप विद विच पेमेंट्स बैंक। पूछ रहे हैं कि टोनटेक ने किस पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी में फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए अपना वॉइस से UPI डिजिटल भुगतान शुरू किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन C है, NSDL पेमेंट्स बैंक। तो टोनटेक जो कि एक साउंड बेस्ड प्रॉक्सिमिटी कम्युनिकेशन एंड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, इसने हाल ही में एक फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉइस से UPI डिजिटल पेमेंट्स। किन के लिए? जो फीचर फ़ोन यूजर्स हैं। देखिए फीचर फ़ोन का मतलब क्या होता है? देखिए एक तो सिंपल फ़ोन आया करते थे जिनमें इंटरनेट वगैरह बिल्कुल भी नहीं चलता था, केवल कॉलिंग वगैरह हो पाती थी। उसके बाद फ़ोन आए जिनमें आप इंटरनेट चला सकते हैं, ईमेल वगैरह भेज सकते हैं, तो उनको बोलते हैं फीचर फ़ोन। और फीचर फ़ोन के बाद नेक्स्ट क्या है आपका? स्मार्टफोन। स्मार्टफोन यानी जिसमें आप जो ऐप्स वगैरह भी इंस्टॉल कर लेते हैं जैसे गूगल प्ले स्टोर से, सब उनको बोलते हैं फिर स्मार्टफोन। तो फीचर फ़ोन बीच वाला जो लेवल हुआ, तो इनमें जो है इनके लिए वॉइस से UPI डिजिटल पेमेंट्स की फैसिलिटी लॉन्च की है टोनटेक ने। किसके साथ मिलकर? NSDL पेमेंट्स बैंक और NPCI के साथ मिलकर। तो यूज़र जो है 6366 इस पर कॉल कर सकते हैं। और उसके बाद एक इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स IVR, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है आपसे, याद रखिएगा। तो ये आपको बताएगा इस पर कॉल जब करेंगे, उसके बाद जो उधर से वॉइस आती है ना, आपने देखा होगा कंप्यूटर फीड वॉइस आती है, वो बताएगा आपको किस तरह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको करनी है। केवल आपको उनके वो जो बताते जाते हैं उसको फॉलो करना है कि अब इसको प्रेस कीजिए, उसको प्रेस कीजिए, अमाउंट भरिए, और उसी हिसाब से फिर आप अपना केवल वॉइस से ही अपना पेमेंट कर सकते हैं UPI पिन के थ्रू। और इसमें आपको कोई भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी स्मार्टफोन की ज़रूरत है। NSDL पेमेंट्स बैंक के बारे में आपको जानना चाहिए। MD एंड CEO अभिजीत कमलापुरकर हैं और हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है टेक्नोलॉजी ट्रस्ट एंड रीच। नेम द ऑप्शन दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द RBI टू मेक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पेमेंट्स फॉर फीचर फोन यूजर्स। फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भुगतान करने के लिए RBI द्वारा शुरू किए गए विकल्प का नाम बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन B है। सो UPI 123 Pay is the option that has been launched by the RBI to make unified payments interface payments for feature phone users। जानेंगे इसके बारे में। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। एक तो है UPI 123 Pay और दूसरा है डिजी साथी। डिजी साथी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो भी डिजिटल पेमेंट्स हैं उससे संबंधित किसी की क्वेरी हो तो डिजी साथी पर वो पूछ सकता है, जो कि एक 24/7 हेल्पलाइन है। बाकी अगर हम बात करें UPI 123 पे, तो ये क्या है? इट इज़ एन ऑप्शन टू मेक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट्स फॉर फीचर फोन यूजर्स। जैसे मैंने आपको बताया फीचर फोन्स जो यूज़र्स हैं वो UPI को यूज़ करके किस तरह से पेमेंट करते हैं, उसके लिए UPI 123 पे इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। देखिए हम सभी जानते हैं कि एफिशिएंट एक्सेस टू UPI इज़ अवेलेबल ऑन स्मार्टफोन्स। जो अच्छे से UPI का जो प्रयोग है वो स्मार्टफोन्स के लिए अवेलेबल है और जो कि लोग करते ही हैं। बाकी *99# इस शॉर्ट कोड को यूज़ करके आप NUUP के थ्रू, यानी कि नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म के थ्रू UPI को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये इतना पॉपुलर मीडियम नहीं है, ये वाला, ये *99# वाला इतना पॉपुलर नहीं है। तो इसलिए जो है आपका जो फीचर फ़ोन्स हैं वो भी UPI के थ्रू पेमेंट कर सकें, इसके लिए UPI 123 पे इस तरह का एक इनिशिएटिव RBI ने लॉन्च किया है। तो इसमें 4 डिस्टिंक्ट ऑप्शंस हैं। एक तो ऐप बेस्ड फंक्शनैलिटी, दूसरा है मिस्ड कॉल, तीसरा है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स और चौथा है प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि UPI पेमेंट आप किससे कर सकते हैं? साउंड बेस्ड कर सकते हैं। जैसे जैसा आप बोलेंगे वैसा वैसा इसमें जो है आपको पेमेंट आप आगे बढ़ सकते हैं। Which ministry has been operating the विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार एंड नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स सिंस 1965? 1965 से कौन सा मंत्रालय विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार का संचालन कर रहा है? सही आंसर ऑप्शन D है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए भूपेंद्र यादव, ये कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट,
फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये 4 जिनके पास है भूपेंद्र यादव के पास, आप ये इस चीज़ को भी याद रखेंगे। इन्होंने विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स ये साल 2018 के दिए हैं, साथ ही नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स माइंस ये दिए हैं 2017, 18, 19, 20 के लिए। तो देखिए जो विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार है ये इन्होंने 2018 के दिए 96 इस तरह के अवार्ड दिए हैं 96, और जो नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स हैं ये दिए हैं 141। अगर हम बात करें नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स माइंस की तो 2017, 18, 19, 20 इन सालों के लिए दिया गया है 144 टोटल अवार्ड्स दिए गए हैं इस तरह के। बाकी आपको जानना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स ये 1965 से दिए जा रहे हैं, और जो नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स माइंस हैं ये 1983 से दिए जा रहे हैं। एस एल नारायणन प्लेज विच स्पोर्ट, तो एस एल नारायणन किस खेल से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन ए है चेस। तो देखिए इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं एस एल नारायणन, तो इन्होंने हाल ही में इटली में आयोजित ग्रैंडी सैची कोटालविका इंटरनेशनल ओपन इसको जीत लिया है, इसलिए ये न्यूज़ में रहे। और हाल ही में हमने देखा था प्रियंका नुटकी ये 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बनी है। द फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑपरेशनलाइज्ड इंडियाज फर्स्ट फुली वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क इन विच स्टेट। पूछ रहे हैं कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण रूप से महिला स्वामित्व वाले औद्योगिक पार्क का संचालन किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है तेलंगाना। तो देखिए इंडिया का फर्स्ट 100% विमेन ऑन FLO इंडस्ट्रियल पार्क ये हैदराबाद में ओपन हुआ है, एंड इट इज़ प्रमोटेड बाय फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप विद तेलंगाना गवर्नमेंट। इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय व्हाट % इन 2022-23 एज पर क्रिसिल। तो क्रिसिल के अनुसार 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? सही आंसर ऑप्शन डी है 7.8%। तो क्रिसिल ने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी ये 2022-23 में 7.8% से ग्रो करेगी। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जो फिलहाल अभी जो फिस्कल ईयर चल रहा है जो कि मार्च 31 को एंड हो जाएगा, इसमें 8.9% से ग्रो करेगी। द RBI एक्सटेंडेड द इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी क्रेडिट फॉर MSME एक्सपोर्टर्स टिल विच डेट। RBI ने MSME निर्यातकों के लिए प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपया क्रेडिट के लिए ब्याज समकारी योजना को कब तक बढ़ा दिया है? सही आंसर ऑप्शन ए है मार्च 31, 2024। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी क्रेडिट फॉर MSME एक्सपोर्टर्स है इसको मार्च 31, 2024 तक एक्सटेंड कर दिया है। ये पूरा नाम है इसका इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी क्रेडिट फॉर MSME एक्सपोर्टर्स। जो एक्सपोर्टर्स होते हैं ना फ्रेंड्स, उनको कुछ सबवेंशन इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसके लिए? प्री और पोस्ट शिपमेंट के लिए। एक तो ये जब माल जो है चढ़ जाता है उसमें जिसमें जाता है ना शिप वगैरह में, एक वो जब माल उतरता है आपका कहीं और जाकर किसी दूसरी कंट्री में, ठीक है, तो उनके लिए। बाकी आपको जानना चाहिए जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन रेट्स हैं इस स्कीम के तहत इनको 2% रिवाइज किया गया है और 3% किया गया है स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ MSME मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू बूस्ट AI रेडीनेस अमंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने हाई स्कूल के छात्रों के लिए AI की तैयारी को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है इंटेल। तो देखिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा इंटेल इंडिया के साथ मिलकर। इसका नाम है बिल्डिंग AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस अमंग यंग इनोवेटर्स। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है जो भी क्लास 6 से 10 तक के बच्चे हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंस्पायर अवार्ड्स मानक स्कीम से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी को इंटेल इंडिया की मदद से जो है AI के स्किल्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। किस तरह से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं, उससे संबंधित यहाँ पर बातें यहाँ शेयर होंगी। Who has been appointed as chairman of the Insurance Regulatory and Development Authority of India? भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है।
देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और फॉर्मर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी देबाशीष पांडा, इनको इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI का चेयरमैन नियुक्त किया है शुरुआत के 3 साल के लिए। आपको बता दें कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये लगभग 9 महीने के बाद आ रही है। मई 2021 में सुभाष चंद्र कुंडिया, इनका कार्यकाल पूरा हो गया था इस पद से। उसके बाद से IRDAI के चेयरमैन की जो पोजीशन है वो वैकेंट थी। आपको जानना चाहिए देबाशीष पांडा का नाम फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट्स सर्च कमेटी FSRASE इसके द्वारा रिकमेंड किया गया है। इस कमेटी को कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं। उसके बाद एक मीटिंग हुई अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की और उन्होंने इनकी नियुक्ति पर मोहर लगाई है। और हाल ही में हमने पढ़ा है कि IRDAI में नए मेंबर के रूप में राकेश जोशी को नियुक्त किया गया है या इंडक्ट किया गया है। Which international airport has been recognized as the best airport by size and region? किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए CSM इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कौन सा एयरपोर्ट है आप सभी जानते हैं, इसका मतलब है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वहाँ पर जगह नहीं हो रही थी तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया था। तो देखिए, लगातार 5वीं बार छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, इसको बेस्ट एयरपोर्ट बाय साइज एंड रीजन का अवार्ड दिया गया है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा और 40 मिलियन पैसेंजर कैटेगरी में। तो ये आपके लिए जानना चाहिए। साथ ही एशिया पैसिफिक में भी इसको बेस्ट एयरपोर्ट बाय साइज एंड रीजन का अवार्ड दिया गया है। किसको? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। किसके द्वारा? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा। Which company has launched an e-commerce platform SuFin for B2B industrial products and services? किस कंपनी ने B2B औद्योगिक उत्पादों और सेवाओं के लिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म SuFin लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा L&T। तो L&T यानी कि लार्सन एंड टोब्रो, इसने एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है बिजनेस टू बिजनेस B2B इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए और इसका नाम दिया गया है L&T SuFin। तो ये लार्ज बिजनेसेस के साथ साथ MSMEs को भी टारगेट करता है। एक तो आप ये जानिएगा B2B का मतलब क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। साथ ही आपको जानना चाहिए L&T के CEO एंड MD SN सुब्रमण्यन है और हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। What is the authorized share capital of National Land Monetization Corporation? पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की अधिकृत शेयर पूंजी कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है 5000 करोड़ रुपीस। देखिए, यूनियन कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा की गई, इन्होंने नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन NLMC तो इसको सेटअप करने की मंजूरी दे दी है और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी रहेगी जिसकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 5000 करोड़ है और पेड अप शेयर कैपिटल 150 करोड़ रुपए है। इन दोनों में अंतर क्या होता है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल और पेड अप कैपिटल में क्या अंतर होता है। आपको एक चीज़ यहाँ पर समझनी चाहिए कि जो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन है तो ये सेटअप की जाए, इस तरह का जो प्रपोजल है ये 2021-22 के बजट में किया गया था। देखिए, आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जितनी भी कंपनीज आती हैं जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स एंटरप्राइजेस हैं या फिर सेक्टर है जैसे रेलवे का सेक्टर है, तो इनकी कई तरह की ऐसी लैंड होती है, ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जो कि सही से यूटिलाइज नहीं हो पा रही या फिर जिनका काम नहीं है, जिनका काम कोई नहीं पड़ता है, वो खाली पड़ी हैं। तो उनको मोनेटाइज करने का काम है, यानी कि उनको लीज पर दे देंगे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि किसी कंपनी को दे दिया, कोई भवन खड़ा है, खाली बिल्डिंग खड़ी है, तो किसी कंपनी को दे दिया कि आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। कोई लैंड है तो आप वो किसी कंपनी को कह सकते हैं कि आप यहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, लेकिन वो आप केवल लीज पर दे रहे हैं, वो आप पूरी तरह से उसको बेच नहीं रहे हैं। तो देखिए, विद मोनेटाइजेशन ऑफ नॉन कोर एसेट्स। नॉन कोर एसेट्स का मतलब क्या होता है? जो किसी कंपनी के मुख्य उसमें नहीं आता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रही है, मेन मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, तो वो कोर एसेट है।
लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के कई सारे जैसे बुलडोजर खड़े हैं, है ना, तो कई सारे बुलडोजर खड़े हैं और कुछ ही काम में आते हैं, तो बाकी के जो मान लीजिए 10-15 बुलडोजर हैं केवल काम में आते हैं, 2-3 कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है केवल 2-3 ही काम आ रहे हैं, बाकी कैसे ही खड़े हैं, तो वो जो होंगे उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, वो आप किसी कंपनी को दे सकते हैं कि आप इनको यूज़ कीजिए, है ना। कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जो बुलडोजर का काम करती है या कंस्ट्रक्शन का काम करती है, तो उसको आप दे सकते हैं, तो उनको बोलते हैं नॉन कोर असेट्स, जो ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रहे हैं। गवर्नमेंट विल बी able to generate substantial revenues by monetizing unused and underused assets। unused मतलब यूज में नहीं हो रहे हैं, underused मतलब कि बहुत कम यूज हो रहे हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनके द्वारा इस कंपनी को सेटअप किया जाएगा और यही जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ये एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के रूप में कार्य करेगी। तो देखिए एट प्रेजेंट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इनके पास कंसिडरेबल सरप्लस अनयूज्ड एंड अंडर यूज्ड नॉन कोर असेट्स हैं इन द नेचर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स। तो भूमि और जो भवन, इनके रूप में इनके पास कई तरह की ऐसे सरप्लस, अनयूज्ड और अंडर यूज्ड एसेट्स हैं, इस तरह की संपत्तियां हैं जो कि काम में नहीं आ रही हैं। तो जब वो बेकार पड़ी हैं तो क्यों ना उनसे पैसा कमाया जाए। तो ये बात याद रखें, इस तरह का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब सरकार इससे बिल्कुल पल्ला नहीं झाड़ रही है, सरकार इससे पैसा कमा रही है, यानी कि उसको लीज पर दे रही है, किसी कोई अगर लेना चाहता है। तो जो ये कंपनी बनाई गई है ना NLMC, जो ये कंपनी बनेगी, तो इसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, इस पर ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी जितनी भी सरप्लस संपत्तियाँ। उसके बाद इसका काम होगा कि ये जो है कोई कंपनी है वो अगर इसको लेना चाहती है, उस भूमि को, उस लैंड को, है ना, या फिर कोई बिल्डिंग खड़ी है, मान लीजिए NTPC की कोई बिल्डिंग खड़ी है, वो काम में नहीं आ रही है, उन्होंने रेजिडेंशियल पर्पस से बनवाई हुई थी लेकिन काम में नहीं आ रही है अभी, तो उसको दे सकते हैं किसी कंपनी को। साथ ही आपको एक चीज़ और नोट करनी चाहिए यहाँ पर, ये उसी में था, जो पूरी न्यूज़ थी उसी में मुझको ये दिखा, तो मैंने सोचा आप यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, इम्पोर्टेंट रहता है। देखिए आपको जानना चाहिए कि जो 2021-22 का जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट था वो था 1.75 लाख करोड़ रुपीज़ का, लेकिन ये अचीव नहीं हो सका। उसके बाद फिर इस टारगेट को कर दिया गया 78,000 करोड़ रुपीज़। अब 2022-23 के लिए जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है वो है 65,000 करोड़। तो ये कई बार पूछा जाता है कि डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट कितना है। आपने इस तरह की भूमि कहीं देखी होगी, देखिए बाउंड्री हो रखी है और बीच में ऐसे गवर्नमेंट के कुछ खड़े रहते हैं, जैसे कोई स्टोरेज हाउस होगा या फिर कोई इस तरह की मशीनरी इसमें अंदर होगी, है ना, कच्चा उद्योग जो होते हैं, रॉ इंडस्ट्री होती हैं। तो ये जो आप भूमि देख रहे हैं ये क्या है, अनयूज्ड है, किसी काम की नहीं हो रही है। इससे अच्छा क्यों ना इसको किसी कंपनी को देकर, किसी प्राइवेट सेक्टर को देकर यहाँ से पैसा कमाया जाए कि आप इसको यूज़ कर लीजिए। BIS inked an MOU with which IIT for activities on standardization। BIS ने मानकीकरण पर गतिविधियों के लिए किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, IIT रुड़की। तो BIS का मतलब है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि एक गवर्नमेंट एजेंसी है अंडर दी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसने एक MOU साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की के साथ, जिसके तहत ये BIS स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर इसकी इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डायरेक्टेड विच पेमेंट्स बैंक टू स्टॉप विद इमीडिएट इफेक्ट द ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स। पूछ रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस भुगतान बैंक को नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कहा है कि आप इमीडिएट इफेक्ट से नए कस्टमर्स को जो है जोड़ना अभी बंद कीजिए, और इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की सेक्शन 35A को यूज़ किया है। इसके तहत ये डायरेक्शन पेटीएम पेमेंट्स बैंक को दी है। यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इसने 23 मई 2017 को अपना ऑपरेशन शुरू किया था, और जो पेटीएम के फाउंडर एंड CEO हैं विजय शेखर शर्मा, इनके इसमें 51% जो है शेयर हैं, स्टेक हैं, और 197 कम्युनिकेशंस, इसके यहाँ पर 49% स्टेक हैं इस बैंक में। ये भी आपको जानना चाहिए। और हाल ही में हमने ये भी जानना चाहिए कि पेटीएम ने इंडियन रेलवे
कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC के साथ भी पार्टनरशिप की है। किस लिए? टू प्रोवाइड कंज्यूमर्स विद डिजिटल टिकटिंग सर्विसेज वाया ऑटोमेटिक टिकट वेंडरिंग मशीन्स इंस्टॉल्ड एट रेलवे स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री। तो जो ऑटोमेटिक टिकट वेंडरिंग मशीन्स जो इंस्टॉल्ड हुई हैं रेलवे स्टेशंस के पास, तो उनकी सहायता से डिजिटल टिकटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए पेटीएम ने IRCTC के साथ एक MOU साइन किया है। विच स्टेट अनाउंस्ड मुख्यमंत्री चा श्रमी कल्याण प्रकल्प स्कीम? तो किस राज्य ने मुख्यमंत्री चा श्रमी कल्याण प्रकल्प योजना की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन ए है त्रिपुरा। तो देखिए जो त्रिपुरा में टी गार्डन वर्कर्स हैं, जो चाय के जो बागान होते हैं उसमें जो वर्कर्स हैं, लगभग 7,000 से ज़्यादा वर्कर्स जो हैं उनको यहाँ पर कवर किया गया है इस स्कीम में। तो उनको जो है स्पेशल स्कीम उनके लिए लॉन्च की गई है, जिसके तहत उन्हें हाउसिंग, राशन और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए। 85 करोड़ रुपए का बजट है इस स्कीम का। बाकी आपको जानना चाहिए त्रिपुरा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं, चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव हैं, कैपिटल अगरतला है। Who has been appointed as chairperson of the court appointed high powered committee for चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट? चार धाम राजमार्ग परियोजना के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है AK सीकरी। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फॉर्मर जज जस्टिस AK सीकरी इनको चेयरपर्सन बनाया है। किसका? चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक कमेटी है, हाई पावर्ड कमेटी है, यानी काफ़ी पावर है इसके पास। और ये जो चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट है ये उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड में आना है। और इसमें जो एनवायरमेंटल कंसर्न है, क्या ये जो चौड़ीकरण का जो कार्य चल रहा है इससे कोई इन्वायरमेंट पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो उससे संबंधित एक कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके जो चेयरपर्सन बनाए हैं वो हैं जस्टिस AK सीकरी। तो पहली बार चेयरपर्सन नहीं बने हैं, इनसे पहले रवि चोपड़ा थे और उन्होंने हाल ही में रेजिग्नेशन दे दिया था अपनी इस कमेटी से चेयरपर्सन के रूप में। तो ये भी हमने पढ़ा था। एवरी ईयर ऑन विच डेट द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स पाई डे? हर साल किस तारीख को दुनिया पाई दिवस मनाती है? सही आंसर ऑप्शन 3 है मार्च 14। तो यहाँ पर देखिए ये सरकमफेरेंस है, ये डायमीटर है, ये रेडियस है। आगे पढ़ेंगे कि क्या है इसे। देखिए पाई डे जो है ये मैथमेटिकल कांस्टेंट के रूप में मनाया जाता है। पाई आप सभी जानते होंगे। और 14 मार्च को क्यों मनाया जाता है? देखिए एक तो तीसरा महीना है और 14 क्या है आपकी यहाँ पर तारीख है। तो पाई की वैल्यू जो होती है, जो शुरुआत की 3 जो इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं 3.14 है ना, तो ये बन गया 14 मार्च से ये बन गया ना तीसरा महीना और 14 तारीख। तो इसलिए पाई डे इसी दिन मनाया जाता है। आपको बता दें इसको जो है 1988 में लैरी सॉ द्वारा फाउंड किया गया था। इट वॉज फाउंडेड इन 1988 बाय लैरी सॉ। अब पाई को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इसको डिफाइन करते हैं एज द रेशियो ऑफ सर्कल सर्कमफेरेंस टू इट्स डायमीटर। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस और फिर उसके डिनोमिनेटर में डायमीटर। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं पाई को 3.14, जो मैंने आपको इससे पहले फिगर दिखाया। बाकी आपको जानना चाहिए 2019 में यूनेस्को ने अपनी 40th जनरल कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया था कि पाई डे मनाया जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स के रूप में। Which of the following has inked a pact with Solar Energy Corporation of India Limited for cooperation in the field of renewable energy? पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो HPCL और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है जिसके तहत ये रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड अल्टरनेटिव फ्यूल्स इस क्षेत्र में कोलैबोरेट करेंगे और कोऑपरेशन करेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है अभिनव चंद्रचूड़। तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया इन्होंने एक ऑथराइज्ड बायोग्राफी जिसका टाइटल है सोली सोराबजी
लाइफ एंड टाइम्स इसको अनाउंस किया है और इसके ऑथर हैं एडवोकेट एंड लीगल स्कॉलर अभिनव चंद्रचूड़। Titan Company's subsidiary has inked a pact to acquire 17.5% voting rights in US-based Great Heights. Who owns Titan? तो टाइटन कंपनी की सहायक कंपनी ने अमेरिका स्थित ग्रेट हाइट्स में 17.5% वोटिंग अधिकार हासिल करने के लिए समझौता किया है। आपको बताना है टाइटन का मालिक कौन है, टाइटन का जो मालिकाना हक है वो किस कंपनी के पास है। सही आंसर ऑप्शन ए है, टाटा ग्रुप। तो देखिए टाइटन कंपनी की सब्सिडरी है TCL नॉर्थ अमेरिका, TCLNA। तो इसने एक पैक्ट साइन किया है जिसके तहत ये US बेस्ड ग्रेट हाइट्स में 17.5% वोटिंग राइट्स एक्वायर करेगी। Which country's Army Research Center signed an MOU with Center for Land Warfare Studies India? किस देश के सेना अनुसंधान केंद्र ने भारत के भूमि युद्ध अध्ययन केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए लेफ्टिनेंट जनरल रिचर्ड बुक जो कि ऑस्ट्रेलियन आर्मी के चीफ हैं, तो ये इंडिया में 3 दिन की विजिट पर रहे। तो इन्होंने जो है सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ क्लॉज जिसको बोलते हैं, ये एक इंडियन आर्मी का थिंक टैंक है न्यू दिल्ली में, तो यहाँ पर इन्होंने इसको विजिट किया। साथ ही ऑस्ट्रेलियन आर्मी रिसर्च सेंटर इसने एक MOU भी साइन किया है इसी के साथ सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ के साथ, जिसके तहत ये एकेडमिक कोऑपरेशन और इंगेजमेंट को बढ़ाएंगे। यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME डैश लॉन्च द MSME इनोवेटिव स्कीम इंक्यूबेशन डिज़ाइन एंड IPR अलॉन्ग विद द MSME आइडिया हैकाथॉन 2022। तो इसमें आपको बताना है कि केंद्रीय MSME मंत्री, फिर उनका नाम बताना है, इन्होंने MSME आइडिया हैकाथॉन 2022 के साथ MSME इनोवेटिव स्कीम लॉन्च किया है। सही आंसर ऑप्शन बी है, नारायण राणे। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME नारायण राणे हैं, सभी जानते हैं, कई बार डिस्कस किया गया है। इन्होंने MSME इनोवेटिव स्कीम इंक्यूबेशन डिज़ाइन एंड IPR इसको MSME आइडिया हैकाथॉन 2022 इन दोनों को ही लॉन्च किया है। Google Cloud and which e-commerce firm have entered into a multi-year strategic partnership to improve innovation? Google Cloud और किस ई-कॉमर्स फर्म ने नवाचार में सुधार के लिए बहुवर्षीय रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, फ्लिपकार्ट। तो गूगल क्लाउड और ई-कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट इन दोनों ने एक मल्टी ईयर स्ट्रेटजी जो है साइन की है, जिसके तहत ये फ्लिपकार्ट की इनोवेशन एंड क्लाउड स्ट्रेटजी को फास्ट ट्रैक करेंगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लिफ्टेड द रिस्ट्रिक्शंस ऑन विच बैंक्स डिजिटल 2.0 प्लान। पूछ रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक की डिजिटल 2.0 योजना पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, HDFC बैंक। तो देखिए पहली बात तो आप याद रखेंगे, डिजिटल 2.0 प्रोग्राम ये HDFC बैंक से संबंधित है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, जिन्हें कि अब पूरी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हटा दिया है। आपको जानना चाहिए दिसंबर 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC बैंक के डिजिटल बिजनेस पर टेम्पररीली स्टॉप लगा दिया था कि आप कोई भी नए कस्टमर्स ऐड मत कीजिएगा। तो अब यहाँ पर डिजिटल 2.0 प्रोग्राम से रिस्ट्रिक्शन पूरी तरह से हटा दी गई है। कुछ एस्पिरेंट्स का कहना है कि क्वेश्चन जो है बैंकिंग से संबंधित ज़्यादा लेते हैं, कुछ का कहना है कि कभी कभी ऐसे भी कमेंट आते हैं कि बैंकिंग के क्वेश्चन और इंक्लूड कीजिए। तो देखिए आप अगर हमारे करंट अफेयर्स की पहली स्लाइड देखेंगे तो उस पर लिखा है कि बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, SSC के लिए, रेलवेज़ और जो आपके स्टेट PCS एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए। तो अब जब हम सबके लिए कवर कर रहे हैं तो उसमें बैंकिंग के क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे, SSC के भी इंक्लूड होंगे, रेलवे से संबंधित भी इंक्लूड होंगे। कई तरह के ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो बैंकिंग का सेक्टर है, जो बैंकिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा अलग होते हैं। तो वो आपको खुद आइडेंटिफाई करने हैं कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन SSC में पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ का माइंड से आप ये चीज़ निकाल दीजिए कि ये मैं SSC के लिए यहाँ पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, बैंक के लिए यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं तो SSC के लिए पढ़ना सही होगा या नहीं होगा। तो इस तरह की जो है आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। सभी क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हाँ कुछ
क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केवल बैंकिंग में पूछे जाते हैं, जैसे ये कितने % स्टेक उसमें हासिल किए, इस तरह के एसएससी वगैरह एग्जाम में नहीं पूछे जाते। तो आप उसको खुद से आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसको मत पढ़िए भले ही। बाकी के तो अभी देखना आप इसमें कितने सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की ये अब आप उस लेवल पर पहुंच गए हैं कि इस तरह की बातें जो है ये सही नहीं लगती कि बैंकिंग के लिए है या फिर एसएससी के लिए है। आप खुद से आइडेंटिफाई कीजिए ना, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इतनी समझ तो रखते हैं कि बैंकिंग के लिए क्या पढ़ना है और एसएससी के लिए क्या पढ़ना है, क्योंकि ये केवल प्योर बैंकिंग के लिए नहीं है, ना ही प्योर एसएससी और रेलवे के लिए। हम सभी बच्चों को लेकर साथ में चल रहे हैं कि आप चाहे बैंकिंग हो चाहे एसएससी हो, सब एक साथ पढ़ सकें। तो उस हिसाब से करंट अफेयर्स बनाए जाते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है 15 मार्च को। और साथ ही आपको जानना चाहिए इस बार 2022 में इसका थीम रहेगा फेयर डिजिटल फाइनेंस। और साथ ही आपको जानना चाहिए कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ये 14 से 20 मार्च के बीच में कंज्यूमर एम्पावरमेंट वीक भी सेलिब्रेट कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड ओपन द 11th खेल महाकुंभ एट विच प्लेस? पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर 11वें खेल महाकुंभ के उद्घाटन की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो देखिए सरदार पटेल स्टेडियम ये अहमदाबाद गुजरात में है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण का जो है आयोजन शुरू किया है। आपको जानना चाहिए खेल महाकुंभ साल 2010 में शुरुआत की गई थी इसकी। इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइंड $125 मिलियन लोन टू सपोर्ट एक्सेस टू सोशल प्रोटेक्शन सर्विसेज इन विच स्टेट? पूछ रहे हैं कि भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच का समर्थन करने के लिए $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है वेस्ट बंगाल। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और वर्ल्ड बैंक इन्होंने $125 मिलियन का एक लोन साइन किया है, जिसके तहत वेस्ट बंगाल में जो भी पुअर और वल्नरेबल ग्रुप हैं उन्हें सोशल प्रोटेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। बाकी आपको जानना चाहिए जुनैद कमाल अहमद का नाम, ये वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर हैं इंडिया के लिए। द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ QR कोड बेस्ड GI टैग्ड हैंड knitted कश्मीरी कारपेट हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री रिसेंटली? पूछ रहे हैं कि QR कोड आधारित GI टैग हाथ से बुने हुए कश्मीरी कालीन की पहली खेप हाल ही में किस देश को निर्यात की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है जर्मनी। तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री GI टैग जो प्राप्त कश्मीरी कारपेट है, तो इनको जो है अब QR कोड क्विक रिस्पॉन्स कोड से भी इनको अलाइन कर दिया है, जिसके तहत अब जो आर्टिशन है और क्या मटेरियल उस कारपेट में यूज़ हुआ है इसकी जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। और इसी तरह का GI टैग्ड कारपेट जो कि QR कोड से अलाइन है, इसको जर्मनी में एक्सपोर्ट किया गया है न्यू दिल्ली से। India's first medical city named इंद्रायणी मेडिसिटी will be set up in which city? इंडिया का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन ए है पुणे। तो देखिए महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं अजीत पवार। इन्होंने कहा है कि देश का पहला मेडिकल सिटी ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में जो है सेटअप किया जाएगा और इसका नाम होगा इंद्रायणी मेडिसिटी। तो इसमें मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ रिसर्च फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। गैब्रियल बॉरिक फोंट हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री रिसेंटली? पूछ रहे हैं कि गैब्रियल बॉरिक फोंट हाल ही में किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो देखिए इसको हम चिली बोलते हैं, लेकिन इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है चिले, चिले। तो देखिए गैब्रियल बॉरिक फोंट ये नाम आप याद रखेंगे और ये चिले के यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट बन गए हैं। 36 साल की इनकी उम्र है। बाकी आपको जानना चाहिए चिले या फिर चिली, इसी कैपिटल सैंटियागो है और करेंसी है चिलियन पेसो।
इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन स्कूल हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन विच सिटी? भारत के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, ग्वालियर। तो देखिए, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में फर्स्ट ड्रोन स्कूल इसको इनोग्रेट किया है। EPF rate slashed from 8.5% to 8.1% for 2021-22. In which year was the EPFO started? तो पूछ रहे हैं कि 2021-22 के लिए EPF दर 8.5% से घटाकर 8.1% कर दी गई है। आपको बताना है EPFO की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, 1952। जानेंगे इस न्यूज़ के बारे में, काफ़ी चर्चा में है। देखिए, EPFO क्या है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करता है? एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम प्रोवाइड कराता है और उसका नाम है EPF, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अब इसमें जो है सालाना ब्याज मिलता है जो आपकी सेविंग्स है। तो उस वही 2021-22 के लिए वो रखा गया है 8.1%। पहले कितना था? 8.5%। और आपको ये भी जानना चाहिए कि इतना लो, ये 1977-78 के बाद इतना लो हुआ है। 1977-78 में 8% था और EPFO की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। अच्छा, ये जो रेट है किसके द्वारा ये भी प्रपोज किया गया है? तो देखिए, जो EPFO है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, इनकी मीटिंग हुई है। और जो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं, इसको हेड करते हैं यूनियन लेबर मिनिस्टर, जो कि फ़िलहाल हैं भूपेंद्र यादव। तो इन्होंने प्रपोज किया है कि 8.1 रहेगी। अब ये जो प्रपोजल है ये चला जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर इसको रेटिफाई कर देती है तब ये रेट जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, अब आपको एक चीज़ जाननी चाहिए। देखिए, मतलब क्या हुआ EPF, ये जो पूरा 8.1% क्या चीज़ है, ये मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बताऊँगा, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत डीप सब्जेक्ट है। जब तक पेन वगैरह ना हो तब तक ऐसे समझ में नहीं आएगा, पर मैं कोशिश करूँगा आपको मोटे मोटे तौर पर बता दूँ। देखिए, होता क्या है, एम्प्लॉई हो जो काम करता है वो एम्प्लॉई होता है, और एम्प्लॉयर क्या होता है? जिसने काम दिया है, जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, जिसकी कंपनी है। तो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कम से कम 20 लोग शामिल हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ता है? कोई एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी है, तो उसका 12% आपका जाता है EPF में। ठीक है, 12% इस तरह की ये जो सेविंग स्कीम है इसमें चला जाता है। उसको जो एक्स सैलरी मिली मान लीजिए, तो उसका 12% आप काट लीजिए, 12% जो बचा वो आपका चला जाएगा उसमें जो EPF है। और उतना ही 12% वो कंपनी जो एम्प्लॉयर है ना, जिसने आपको रोजगार दिया है, वो भी उतना ही कंट्रीब्यूट करती है आपके खाते में। तो ये एक तरह की सेविंग हो रही है। 12% तो आपकी सैलरी से कटा और 12% जो एम्प्लॉयर है वो भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहा है। आई बात समझिए? तो टोटल 24% जो है आपके खाते में ये जो है कंट्रीब्यूट हो रहा है। वो जो सैलरी मिल रही है आपको, वो फिर 12% कट के मिल रही है, क्योंकि जो आपके पार्ट है 12% वो कट के आपको मिल रहा है। लेकिन इसमें एक बात और है कि जो एम्प्लॉयर की तरफ से जो 12% आ रहा है ना, वो पूरा 12% नहीं आता। उसमें से केवल 8.33% तो चला जाता है आपका जो EPS है, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम में। ठीक है, और जो बाकी का 3.67% है, केवल वो जाता है आपका EPF में, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में। ठीक है, तो जाना तो कितना चाहिए? 12%, लेकिन जा कितना रहा है? 3.67। और बाकी का जो 8.33% है वो कहाँ जा रहा है? एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम में, जो कि खुद में वो भी एक बचत ही है। ठीक है, तो ये बात आप समझ सकते हैं। जो हमारा कट रहा है, मतलब जो एम्प्लॉई है उसका तो पूरा 12% ही कट रहा है उसकी सैलरी से, है ना, सैलरी प्लस DA से। और लेकिन जो एम्प्लॉयर है उसका जो है वो ब्रेकअप हो जा रहा है दो पार्टों में। 12% दो पार्ट में ब्रेकअप आउट हो जा रहा है, एक तो 8.33% और एक 3.67%। 3.67% जा रहा है EPF में, जिसमें कि जो वो एम्प्लॉई है उसका जा रहा है ना, और दूसरा जो 8.33% है वो जा रहा है EPS में, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम में। तो मैं चाहूँगा आप इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा, और आपको YouTube पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। मैंने कोशिश की है कि मोटे मोटे तौर पर आपको समझ में आ जाए।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड एन MOU विद CIPAT फॉर सोलराइजेशन ऑफ CIPAT एकेडमिक कैंपसेस। पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने CIPAT शैक्षणिक परिसरों के सौरकरण के लिए CIPAT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है IREDA। तो देखिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने एक MOU साइन किया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPAT के साथ लखनऊ में, और जिसके तहत ये जो CIPAT के जो कैंपसेज हैं यहाँ पर सोलराइजेशन का काम देखेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये IREDA है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत आता है, और जो आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के तहत आता है। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI। तो ये जो बुक है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI ये लिखी है रत्नाकर शेट्टी ने। तो रत्नाकर शेट्टी BCCI के फर्स्ट और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहे हैं। ठीक है, नाम क्या है? रत्नाकर शेट्टी। तो इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI। What is India's rank in the latest edition of Democracy Report released recently by the VDEM Institute? पूछ रहे हैं कि हाल ही में VDEM इंस्टीट्यूट द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 93। तो देखिए, डेमोक्रेसी रिपोर्ट का लेटेस्ट एडिशन VDEM इंस्टीट्यूट द्वारा रिलीज़ किया गया है, और इस रिपोर्ट का जो थीम है, जो टाइटल है, वो है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर। ऑटोक्रेट सब तो आपने सुना होगा, जिसे आप कहते हैं कि तानाशाह टाइप, जिसको कहते हैं तानाशाह तो क्या डिक्टेटर हो गया। ऑटोक्रेट मतलब कि जो पावर है वो किसी एक ही व्यक्ति के हाथों में रहे, एक व्यक्ति के या फिर 3-4 लोगों का ग्रुप है उनके हाथों में रहे, तो उसको बोलते हैं ऑटोक्रेट। तो देखिए, इस रिपोर्ट में जो रेजिम है, जो शासन है, उसको 4 भागों में बताया गया है। एक तो लिबरल डेमोक्रेसी, एक है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, एक है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, और चौथी है क्लोज्ड ऑटोक्रेसी। तो इसमें बताया गया है कि 2021 में जो एवरेज ग्लोबल सिटीजन है वो जिस तरह की डेमोक्रेसी अभी एंजॉय कर रहे हैं या फिर फील कर रहे हैं, जिस तरह की डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, वो 1989 के लेवल की डेमोक्रेसी है। यानी उस वक्त जो हुआ करती थी उस तरह की डेमोक्रेसी में अभी एवरेज ग्लोबल सिटीजन रह रहे हैं, और 33 कंट्रीज़ में ऑटोक्रेटाइजेशन जो है फैला हुआ है। बाकी इन्होंने बताया कि जो ये लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स है, इसमें स्वीडन टॉप पोजीशन पर है, उसके बाद है फिर डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टारिका एंड न्यूजीलैंड। तो टॉप 5 कंट्रीज़ ये हैं। बाकी अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया को यहाँ पर 93rd रैंक दी गई है आउट ऑफ 179 कंट्रीज़। तो भारत को यहाँ पर वन ऑफ द 10 ऑटोक्रेटाइजर्स बताया गया है, और इसमें ये कहा है कि भारत जो है बॉटम 50 कंट्रीज़ में आती है यदि हम डेमोक्रेसी की बात करें। और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 100 पर पहुंच गया है भारत, और डेलिब्रेटिव कंपोनेंट इंडेक्स में 102 पर पहुंच गया है। बाकी आपको जानना चाहिए, साउथ एशिया में अगर हम बात करें तो भारत श्रीलंका से भी नीचे है, नेपाल से भी नीचे है, और भूटान से भी नीचे है, लेकिन पाकिस्तान से ऊपर है। तो अब जो क्वेश्चन बनते हैं ना एग्जाम में, वो यही बनते हैं कि भारत साउथ एशिया में जो है कौन सी कंट्री से ऊपर है। तो 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो उसमें सही क्या होगा? पाकिस्तान। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड विमेन एट वर्क प्रोग्राम? किस राज्य सरकार ने विमेन एट वर्क प्रोग्राम शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटका। तो कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन KDEM, इसने स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर विमेन एट वर्क प्रोग्राम शुरुआत की है। बाकी कर्नाटक के बारे में आप जानते हैं, गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं, चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई हैं, कैपिटल बेंगलुरु है। वर्ल्ड रोटारेक्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो विश्व रोटारेक्ट दिवस ये 13 मार्च को मनाया जाता है, और इसका थीम इस बार आएगा 2022 में रोटरी मेकिंग अ डिफरेंस। साथ ही आपको बता दें कि वर्ल्ड रोटारेक्ट वीक ये 11 मार्च 2022 से 18 मार्च 2022 तक मनाया जा रहा है। What is India's latest GDP growth as per Morgan Stanley for the fiscal year 2022-23? तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत की नवीनतम GDP वृद्धि दर है 7.9%। तो
फिजिकल ईयर 23 में भारत 7.9% से ग्रो करेगा, इसकी जीडीपी 7.9% से ग्रो करेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है ये 6% है और करंट अकाउंट डेफिसिट ये 3% रहेगा जीडीपी के। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ और फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।